As you know guys, we have successfully completed our unit number 1 and unit number 2. अब हम unit number 3 की ओर आ चुके हैं, जिसमें हम लेसन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। हम आज जो फर्स्ट लेसन है उसका नाम है एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस एंड द बिजनेस प्लान। मतलब कि एंटरप्रेन्योर को भी बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए उसका प्रोसेस क्या होता है, बिजनेस प्लान्स क्या होते हैं। तो आइए हम पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले कि एंटरप्रेन्योरियल वेंचर क्या होते हैं, किस तरीके से स्टार्ट होते हैं, बिजनेस प्रपोजल क्या होते हैं, एंटरप्राइज प्रोजेक्ट प्लान्स क्या होते हैं, सोर्स ऑफ इनोवेशन क्या होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, as you have discovered in earlier units, we all about taking new challenges. Innovation is a key building and vibrant in the initiative to organization. मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप में हमने यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ऑलरेडी पिछले यूनिट्स में हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या हमने पढ़ा था कि वो रिस्क टेकिंग कैसे करते हैं, न्यू चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करते हैं। इनोवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए। इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर दैट मस्ट हैव possess and such their ideas aptitude derived. The significance and contribution of family distribution development of entrepreneurship social support and play crucial role. मतलब कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं कई बार सिर्फ केवल वह प्रॉफिट के लिए भी काम करते हैं और कुछ सोशल वैल्यूज़ के लिए भी काम करते हैं। ठीक है, बिजनेस आइडिया, देयर इज सिग्निफिकेंस, मैथोलॉजी एंड स्टेज ऑफ फेथफुलनेस आइडिया आइडिएशन विल ऑल कवर्ड इन दिस सेशन। मतलब कि इनके जो मेथड्स हैं उनकी क्या क्या तरीके हैं, आइडियाज़ किस तरीके से वो जनरेट करते हैं, सब कुछ हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो पहला है एंटरप्रेन्योरियल वेंचर। एंटरप्रेन्योरियल वेंचर मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कोई एक कॉरपोरेट, मतलब कि जब हम कोई अपना बिजनेस को एक प्लेस देते हैं जहाँ पे हम एंटरप्रेन्योर एक प्लेस इकट्ठा करता है जहाँ पे वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। अ सक्सेसफुल बिजनेस ऑलवेज स्टार्ट विद द ब्रिलियंट बिजनेस आइडिया। मतलब कि हमेशा जो भी एंटरप्रेन्योर है, एक सक्सेसफुल जो बिजनेसमैन है, वो हमेशा एक अच्छे आइडिया के साथ आता है मार्केट में। ठीक है, आइडियल एंटरप्रेन्योर शुड बी इनोवेटर एंड प्रॉब्लम सॉल्वर and can come up with the ideas, fill the market's potential gap and able to handle the problems, alternative the better and more profitable business मॉडल इन फेजिबल। मतलब कि ये बोल रहे हैं कि जो भी बिजनेसमैन होता है उनके अंदर ये पावर होते हैं कि वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग उनके अंदर बहुत अच्छा होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व जल्दी कर लेते हैं और मार्केट के अंदर न्यू आइडियाज़ लाते रहते हैं ताकि वो मार्केट में जो कंज्यूमर्स हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल वेंचर दे रखा है। According to the Josephson, a person who is entrepreneur in one who is engager and capable of turning novel concept or innovation into a successful venture. उनके according to this economist वो कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो इनोवेशन को, अपने आइडिया को एक अच्छे बिजनेस में कन्वर्ट कर दे, उसको ही हम एंटरप्रेन्योरियल वेंचर कहते हैं। नीचे लिखा है बिजनेस आइडियाज़ आर दोज दैट आर वैल्यूएबल टू द कस्टमर्स। बिजनेस आइडियाज़ वो आइडियाज़ होते हैं जो कस्टमर के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। क्यों वैल्यूएबल होते हैं? क्योंकि वो रिवेन्यू मॉडल होते हैं, कंपनी के लिए रिवेन्यू जनरेट करते हैं। बिजनेस आइडियाज़ नोशन एंड सोल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। मतलब कि जो भी उनका जो बिजनेस आइडिया जो भी होता है वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। दैट विद इन द राइट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन कैन बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेस। अब वो जब भी कोई बिजनेसमैन है एग्जीक्यूशन करता है, अपनी एक्टिवनेस को लाता है अपने बिजनेस में, उससे क्या होता है, बिजनेस सक्सेसफुल होता है। बिजनेस आइडिया आर द कॉन्सेप्ट एमर्ज विद द ग्रुप डिस्कशन कैन बी टर्न इनटू अ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर यूज्ड इन आइडेंटिफाई टारगेट मार्केट। मतलब कि जो भी बिजनेस आइडिया होते हैं डिस्कस किए जाते हैं, ग्रुप के अंदर डिस्कस किए जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर, ताकि वो मार्केट में एक टारगेट बना सके और उस टारगेट को अचीव कर सके। अ बिजनेस आइडिया इज़ अ नोवल कॉन्सेप्ट centered and developing goods and services targeted in a certain market niche in the order to achieve profitability and expansion. बिजनेस आइडिया एक ऐसा आइडिया होता है जो क्या करता है, अपनी इनोवेशन को डेवलप करता है गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, ताकि वे सर्टेन जो उनका टारगेट है ना उसको अचीव कर सकें, उससे प्रॉफिट जनरेट कर सकें और अपने बिजनेस को और बढ़ा सके, बढ़ावा दे सकें। आइडिया जनरेशन फॉर बिजनेस, मतलब कि आइडिया को बनाना बिजनेस के लिए क्यों ज़रूरी है, ये इस बारे में हम पढ़ेंगे। आइडिया जनरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कमिंग अप विद द फ्रेश कॉन्सेप्ट एंड डेवलपिंग एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड एड्रेस मार्केट कमर्शियल इश्यूज। मतलब कि आइडिया जनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति नए नए कॉन्सेप्ट लेकर आता है, डेवलप करता है अपने एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट को, मार्केट के जो भी कमर्शियल इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करता है। इट हेल्प्स टू कंपनी अचीव द गोल एंड फाइंडिंग एन एब्सोल्यूट सोल्यूशन टू द इशू एट हैंड। मतलब कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करता है उनका एक आइडिया।
थिंकिंग क्रिएटिवली इज़ असेंशियल टू डेवलप अ न्यू बिजनेस, मतलब कि अलग अलग तरीक़ों से सोचना ही बिज़नेस के आइडियाज़ के बारे में बहुत ही असेंशियल होता है, ठीक है। इट एड्रेस ऑल द रिस्क एंड डिफ़िकल्टीज़ दैट कम अप विद द एक्सपेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन वाइल गिविंग द बिजनेस ओनर एंड मैनेजर इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन, मतलब कि हमारे जो भी आने वाले रिस्क है, डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनसे ओवरकम कर देता है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस आइडिया जनरेशन, मतलब कि आइडिया जनरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट दे रखा है हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजी। बाय ऑफरिंग इनोवेशन इन वेराइटी ऑफ बिजनेस एरिया लाइक ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, बिजनेस आइडिया, एड एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, मतलब कि जो भी हमारा आइडिया जनरेशन होता है ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है इनोवेशन, वैरायटी देता है बिजनेस में, कि हम एक काम को मल्टीपल तरीक़ों से किस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे कि हम ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आइडिया जनरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इन चीज़ों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। मार्केटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक बिज़नेस के लिए, ताकि वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट कर सके। फिर उसके बाद है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि एक बिज़नेस आइडिया ऐसा होना चाहिए जो हर कंज्यूमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। जैसे कि हमारे पास जो हमारे स्कूल बैग्स हैं वो भी तो हम यूज़ कर सकते हैं ना एयरपोर्ट पे ले जाने के लिए, सामान ले जाने के लिए, लेकिन लोग बड़े बड़े सूटकेस क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके नीचे छोटे छोटे टायर होते हैं, जिसकी वजह से भारी सामान को ईजिली उठाया जा सकता है। उस बैग ने क्या, हमारे पास तो स्कूल बैग भी है और वो सूटकेस भी है, तो सूटकेस ने क्या किया, बहुत से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की ना। तो न्यू आइडियाज़ को लाना कंज्यूमर्स के लिए क्या होता है, बहुत ही सूटेबल सॉल्यूशन लाता है, जिसकी वजह से आइडिया जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बिजनेस में। फिर है फ्यूचर डायरेक्शन। अ मैनेजमेंट एंड देयर टीम मस्ट अडॉप्ट कटिंग एज कॉन्सेप्ट और मैथड एंड सपोर्ट वाइज डिसीजन मेकिंग बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड प्रेव टू द वे ऑफ सक्सेस इन द फ्यूचर, मतलब कि फ्यूचर डायरेक्शन देता है, आने वाले रिस्क को कम करता है, और आने वाले टाइम में भी जो उनके आइडियाज़ हैं वो इनोवेट होते हैं, चेंज होते रहते हैं, अपने आइडियाज़ में चेंजेस लाते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर होता रहता है। बूस्ट एफिशिएंसी। द प्रोडक्शन आइडिया improves the organization efficiency. It aids choosing the optimal solution with the least amount of input and resources illusion, increasing the efficiency and lowering the cost, मतलब कि जो भी हमारा बिज़नेस आइडिया होता है, आइडिया जो भी हम लाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं तो उसकी वजह से हमारे बिज़नेस में एफिशिएंसी बढ़ती है, हमारा जो कॉस्ट होता है प्रोडक्शन का वो हमारा कम हो जाता है। अगर हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा तो हमारे क्या होगा, आउटसोर्स ज़्यादा होगा तो सेलिंग ज़्यादा होगी, क्वांटिटी सेल ज़्यादा होगी, तो जो बिजनेसमैन को क्या होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। यूनिक इंसाइट। बाय अवॉइडिंग डुप्लीकेशन एंड focusing idea on the resources to create new better answer business plans generates a unique path for the growth and company, मतलब कि यूनिक इंसाइट होते हैं, मतलब वो अलग अलग बहुत अलग सोचते हैं, जो भी आइडिया जनरेशन लाते हैं बहुत अलग सोचते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो डुप्लीकेशन नहीं करते, लोगों का डुप्लीकेट आइडियाज़ नहीं चुराते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो अपना एक यूनिक आइडिया बनाते हैं। जैसे कि बीच में ही ऐसा कुछ हुआ था कि एक फूड वाले जो चैनल्स होते हैं ना, फूड वाले चैनल्स, उन्होंने एक अपना वो डाला था कि कभी कभी अपना खाना खुद भी, घर का खाना भी खा लिया करो। फिर उनका तो आइडिया इतना यूनिक लगा कि लोगों ने उनके आइडिया, उसके कैप्शंस को भी लोग कॉपी करने लगे, है ना। तो यूनिक सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आइडिया जनरेशन में। टेक्निक्स के बारे में बता रखा है कि टेक्निक्स ऑफ गैदरिंग आइडिया, क्या टेक्निक्स है। तो इसमें 6 क्वेश्चंस हमें पूछने चाहिए जब भी हम कोई आइडिया जनरेट करते हैं। व्हाट, मतलब हमारा बिजनेस किसके बारे में, कहाँ, वेयर, व्हेन, हु एंड व्हाई, मतलब इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे, कब करेंगे, हाउ, किस तरीके से करेंगे। अगर हम अपने उस आइडिया के थ्रू इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, मतलब कि हमारा जो आइडिया है वो सूटेबल है। फिर इसके बाद में हमें दे रखा है मेथड ऑफ जनरेटिंग बिजनेस आइडियाज़ एज फॉलोज। फिर उन्होंने हमें मेथड दे रखे कि हमारे जो भी बिजनेस आइडिया है उसको कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो पहला दे रखा है सोशल लिसनिंग। दिस टेक्निक्स इन्वॉल्व्स पुलिंग द public to find the solution to the issues, because product development affect the entire market and target the customer must to included in the collection of option and through the ideas and social media platform in this डाटा गैदरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट फैक्ट मार्केट, मतलब कि सोशली लोगों से ही जाकर पूछ लेते हैं कि उनको उस प्रोडक्ट में क्या क्या कमियां लग रही हैं, तो उन लोगों से डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर उन चीज़ों पे काम करती है बिज़नेस, और उन जो भी उनकी कमियां हैं उस पर काम करके उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को और अच्छा बना देती है, ताकि सोशली लोगों से इंटरेक्ट करती है, कस्टमर्स को ही भगवान मानती है और उनके ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, ताकि कस्टमर्स और अट्रैक्ट हो सके उनकी तरफ। फिर उसके बाद है ब्रेनस्टॉर्मिंग।
इट इज़ अ मोस्ट वेल लाइक टेक्निक, ये बहुत ही वेल लाइक टेक्निक है। क्यों बिजनेस वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर शुड ऑलवेज यूज इट वाइल कमिंग अप विद बिजनेस आइडिया, स्पेशली फॉर दी स्टार्टअप। मतलब स्टार्टअप्स के लिए तो हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग का ही यूज़ करना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। यूजिंग द ब्रेन स्टॉर्म टेक्निक कैन बी सॉल्व बाय combining the one or more of the proposal made by the number of people and given subject. The start idea is elegant and short and filtered, and the conclusion brainstorming session to identify the perspective and solution that will generating significant प्रॉफिट फॉर द कंपनी। मतलब कि ये डायरेक्टली ही अपने कंक्लूजन पे बात करते हैं कि किस तरीके से उनका जो बिजनेस आइडिया है लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ठीक है, और जो उसकी वजह से कंपनी को डायरेक्टली कितना प्रॉफिट होगा, ये डायरेक्टली कंक्लूजन की बात करते हैं। थर्ड दे रहेगा हमारा माइंड मैपिंग। मैपिंग के अंदर क्या है, इट इज़ वेल नोन मेथड ऑफ आइडिया डेवलपमेंट दैट यूज पिक्चर्स एंड एक्सप्रेस थ्रू thought idea using contracts, color, image, shape. Mind mapping pictures how shows the thought with the many strike better highlighting the नोटवर्दी पार्ट्स। मतलब कि कोई भी अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस आइडिया के साथ आता है तो वो होता है ना, प्रोजेक्टर्स पे अपने कुछ चार्ट्स दिखाता है, कलर्स दिखाता है, शेप दिखाता है, और उन चीज़ों से अपने कस्टमर्स को या फिर अपने एम्प्लॉयज़ को समझाना चाहता है कि उसका जो बिज़नेस आइडिया है किस तरीके से किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद है रोल प्लेइंग। मतलब कि रोल प्लेइंग जैसे हम अपने स्कूल में भी रोल प्ले करते हैं ना, नाटक करते हैं, उसी तरीके से बहुत सारी जो बिज़नेस आइडिया है पहले तो वो दिखाते हैं कि हाँ हमें इन जगहों पे ये प्रॉब्लम्स हो रही है, फिर एक बिज़नेस आइडिया लेकर आते हैं और उन लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं एक नाटक के थ्रू, ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो बिज़नेस आइडिया है वो और अच्छा होता है, लोगों को और समझ में आता है। दिस स्ट्रेटजी एंड पार्टिसिपेंट अडॉप्ट वेरियस कैरेक्टर्स टू प्लेटफॉर्म। इट हैज़ ऑल्सो प्लेफुल क्रिएटिव कैरेक्टर्स, मतलब अपने क्रिएटिव कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं। स्टोरी बोर्डिंग फिफ्थ दे रखा हमें, storyboarding. This technique essential creating storyboarding to spark and the creative. It includes image, graphs and other details to give idea इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन। मतलब कि स्टोरी बोर्डिंग में क्या होता है कि वो अपना एक प्रेजेंटेशन देते हैं, खुद अपना आइडिया अपने बताते हैं अपने इमेजेस के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू। फॉर इंस्टेंस इफ़ यू हैव डेवलपिंग एन आइडिया for advertisement, you can create a storyboard to represent many senses. Better visualization to facilitate by modification can be made by needed। मतलब कि हम बहुत सारी एडवर्टीजमेंट, ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट में स्टोरी बोर्डिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है हम अपना एक प्रेजेंटेशन देते हैं जहाँ पे पता चलता है कि हाँ हमने एडवर्टीजमेंट बनाया है, ठीक है। 7 दे रखा हमें कोलैबोरेशन। दिस मेथड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इन्वॉल्व्स और पार्टिसिपेंट्स वर्किंग टुगेदर जनरेट आइडिया। मतलब कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है, मेल जोल, एक साथ काम करना, टीम में काम करना। तो इसमें क्या होता है जो आइडिया जनरेट होता है किस तरीके से होता है, सारे जो वर्किंग पार्टनर्स है एक साथ आते हैं, आइडियाज़ पे डिस्कस करते हैं, कमिंग अप विद द ओरिजिनल आइडिया एंड क्रिएट्स विद द डाइवर्सिटी ऑफ टीम। अलग अलग तरीके के जो टीम मेंबर्स होते हैं अलग अलग आइडियाज़ देते हैं और एक कॉमन पॉइंट पर आकर उनका एक बिजनेस आइडिया क्रिएट हो जाता है। फिर इसके बाद दे रखा है हमें स्टेजेस ऑफ सक्सेसफुल आइडिएशन। मतलब कि स्टेजेस क्या होते हैं आइडिया जनरेशन के लिए। तो फर्स्ट ही हमें दे रखा है जनरेशन। मतलब कि दिस द यूज़ ऑफ आइडिएशन टू एड्रेस द प्रॉब्लम इज़ गुड स्टार्टिंग पॉइंट अडॉप्ट बाय द मोस्ट कंपनीज टुडे। मतलब कि जब भी हम कोई भी आइडिया जनरेट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें उस प्रॉब्लम के बारे में बात करनी चाहिए जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं अपने आइडिया के थ्रू। तो ज़्यादातर कंपनी सिर्फ इसी मेथड का यूज़ करती है कि पहले वो प्रॉब्लम समझाती है कि हम कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना एक आइडिया देती है कि हम इन प्रॉब्लम्स को इन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। This company is advanced decides whether they contribute to the ideation approach. After this step, the next step come up with the utilization of ideation। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। थर्ड स्टेज दे रखा है हमें सिलेक्शन। मतलब कि मान लीजिए हमारे पास आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं कि हम इन तरीके से हम अपने बिजनेसेस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं कि सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, आइडिया क्या है जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ आइडिएशन द प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस इज बिगिन विद द चूज़ द बेस्ट आइडिया एंड डेवलप द टेस्ट। मतलब कि चूज़ करते हैं हम उन बहुत सारे आइडियाज़ में से बेस्ट आइडियाज़ को निकालते हैं, डेवलप करते हैं और टेस्ट करते हैं कि क्या हमारे ये आइडिया काम करेगा। बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू फॉर द बिजनेस,
The key principle of good idea is gathering the right information, enable the evidence and based decision making, use well tested and verified approach to gain insight that transform idea into the valuable business. मतलब कि हम सेलेक्शंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे पास राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट एविडेंस होने चाहिए, ताकि हम एक अच्छे आइडिया को ईजिली सेलेक्ट कर सकें. फिर होता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन. मतलब कि हमने क्या किया, हमने आइडिया को जनरेट किया, बहुत सारी आइडिया हमने जनरेट की, उसमें से हमने एक आइडिया को अडॉप्ट किया. अब है इम्प्लीमेंटेशन की बारी. मतलब कि अब उस आइडिया पे काम करने की बारी है, उस आइडिया को एक्शन में लाने की ज़रूरत है. This process of executing a plan, an idea that concept convert into the reality. Implementation phase includes the testing, inspection, and adjustment, correction, and the certification of facilitate system to ensure that the business idea perform the specific. Therefore, finding the way implementation and business idea backrock the entrepreneurship and the testing viability of a business idea lies in the strict on the market. मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है, मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट में कितना कंपटीशन है, उनके प्रोडक्ट की प्राइजेस क्या क्या चल रहे हैं, कितने सेलर्स हैं जो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, और कितने सप्लाई दे रहे हैं मार्केट के अंदर. नेक्स्ट पे आ जाता है हमारी अपॉर्चुनिटी सीकिंग आइडेंटिफिकेशन. मतलब कि हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. तो पहला हमें दे रखा है एंटरप्रेन्योरशिप. मतलब कि पहला ही हमारा है प्रोसेस. It is the process of identifying opportunity in the business and arranging the requirement resources to accept the identify opportunity to achieve the long term profit. एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हमने पढ़ा था. बिजनेस मतलब कि बिजनेस हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हम किस अपॉर्चुनिटी में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें किन किन एसेट की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमें अरेंज करना पड़ता है रिसोर्सेज जैसे कि कच्चा माल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, फिर एसेट हो गए, मशीनरी हो गए, लेबर्स हो गए. इन सबको हमें इकट्ठा करना पड़ता है ताकि हम लॉन्ग टर्म में अपना बिजनेस चला सकें और प्रॉफिट भी गेन कर सकें. ठीक है. फिर इसके बाद है एंटरप्रेन्योर एज अ एंटरप्रेन्योर जो पर्सन, अ बिजनेसमैन, अ पर्सन हु वर्क एज अ कैटलिस्ट एजेंट टू कन्वर्ट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इनटू अ अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर द अपॉर्चुनिटी इन द बिजनेस. वह व्यक्ति जो अब एक एजेंट की तरह काम करता है बिजनेस में, बाहर की दुनिया के जितने भी ट्रेंड्स हैं उनको फॉलो करता है और एक बिजनेस आइडिया लाता है. एंटरप्राइज आउटकम. द रिजल्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज द एंटरप्राइज. मतलब कि एक कॉर्पोरेट, एक लोकेशन जहाँ पे हमारा बिजनेस है, उसको हम एंटरप्राइज बोलते हैं. आइडेंटिफाई आइडियाज़ एंड कन्वर्ट देम इनटू द अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इनकम एंड एक्सपोर्ट, कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो एंटरप्राइज होता है ना, सिर्फ वही एक ऐसा होता है जो इकोनॉमिक आइडियाज़ के थ्रू बिजनेस सक्सेसफुल होते हैं. ठीक है. और नेशनल इनकम में जो अपना थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है, उसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ते हैं. अगर बिजनेस ग्लोबली वर्क कर रहा है तो कंट्रीब्यूट करता है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर भी. फिर इन्होंने देखा है एंटरप्रेन्योर इज़ रिक्वायर्ड टू हैव टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स. इनके पास ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ तो होनी चाहिए अगर वो सक्सेसफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं. पहला, गुड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट. मतलब कि उनके पास जो भी प्रोडक्ट है उसके लिए उनके पास एक अच्छी मार्केट होनी चाहिए जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए और उनके सामान को खरीद सकें. फिर है उनके इन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किए उस पर रेट ऑफ रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए उनको. फिर इसके बाद है एलिमेंट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अट्रैक्टिव आरओई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट. उनके पास एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए. इंश्योर मार्केट प्लेस. उनका जो मार्केट प्लेस है वो अच्छी जगह पर होना चाहिए, ऐसी जगह जहाँ पे उनको इलेक्ट्रिसिटी आराम से मिल सके, कच्चा माल आराम से मिल सके, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी तरीके से हो, कंज्यूमर्स बहुत सारे हों. ठीक है. प्रैक्टिकल एंड सक्सेसफुल आइडिया होना चाहिए उनके पास. पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर ग्रोथ होना चाहिए कि वो अपने फ्यूचर में ग्रोथ कर सकें. कॉम्पिटेंट एंटरप्रेन्योर होने चाहिए कि उनके पास बहुत सारे आइडिया जनरेशन होने चाहिए, इनोवेटिव होने चाहिए वो. नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपॉर्चुनिटी सीकिंग. मतलब कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी. ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं, नीड्स देखते हैं, आइडिया देखते हैं, प्रॉब्लम्स देखते हैं कि सोसाइटी कौन कौन से प्रॉब्लम फेसेस कर रहे हैं, बाय एम्प्लॉइंग द स्किल्ड ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस. ठीक है. एंटरप्रेन्योर मतलब कि एंटरप्रेन्योर बहुत से ऐसे लोगों को अपने बिजनेस में काम पे रखता है जो कि सिर्फ मार्केट में यही देखते हैं कि बहुत से लोग किन किन प्रॉब्लम्स को
देख रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स चैलेंजेस कंज्यूमर्स के पास आ रहे हैं, ताकि वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। फिर हमारा फैक्टर इन्वॉल्व इन सीकिंग एंड द आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी। बहुत से फैक्टर्स हैं जो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में जुड़े हुए हैं। जैसे कि पहला है एबिलिटी टू परसीव आइडिया। एंटरप्रेन्योर इज रिक्वायर्ड टू हैव द एबिलिटी टू स्पॉट एन आइडिया। देयर आर वेरियस सोर्स ऑफ इमर्जिंग। मतलब कि एंटरप्रेन्योर के अंदर एक ऐसा मतलब स्किल होनी चाहिए कि वो स्पॉट कर सके आइडिया को। किस तरीके से वो स्पॉट कर सकते हैं? पहला है प्रॉब्लम। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम ही हमारे लिए एक सोल्यूशन बनकर निकल कर आता है। समटाइम्स सोल्यूशन टू बी अ प्रॉब्लम बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी। मतलब कि कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम निकल कर आती है जिनकी वजह से हम कोई भी सोल्यूशन ढूंढते हैं तो वो हमारा एक आइडिया बन जाता है। जैसे कि हमें एग्जाम्पल के लिए दे रखा है, प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट्स इन्वेंटर as an opportunity. A problem gives a rise to a business's opportunity. तो इलेक्ट्रिसिटी की जो भी प्रॉब्लम होती थी तो उसकी वजह से हमने लोगों ने क्या क्या जनरेट किया, इन्वेंटर जनरेट किया, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी उसमें कम यूज़ होती है। फिर उसके बाद है चेंजेस। लोग क्या करते हैं, ट्रेंड के हिसाब से अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अपने आइडियाज़ को चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से भी हम अपॉर्चुनिटी को बिजनेस में अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। तो जैसे कि दे रखा है, चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑलवेज gives a rise to a new business opportunity. For example, change from offline learning to online learning is the result of movement of society towards digitalization. मतलब कि हमने ऑफलाइन टीचिंग जो भी होती थी तो हमने लोगों ने क्या किया, उसको चेंज करने की कोशिश की, और जो भी लोग एजुकेशन देते थे ऑनलाइन अब इतना बड़ा हो चुका है कि वो डिजिटलाइज हो चुका है। मतलब डिजिटली लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। फिर इसके बाद है इनोवेशन। इनोवेशन एंड इन्वेंशन लीड्स टू अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जांपल, पेन ड्राइव एंड डिजिटल कैमरा। मतलब कि हमने बहुत सारी इनोवेशन किए, मतलब नए नए क्रिएटिव आइडिया दिए, जिनकी वजह से आज पेन ड्राइव और डिजिटल कैमरास को हम देख सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या है। फिर इसके बाद है कंपटीशन। जिस भी मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा रहता है वहाँ पर हम ये देखते हैं कि वहाँ पे अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटर अपने दूसरे कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ने की होड़ में एक अच्छा बिजनेस लाता है ताकि कंज्यूमर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। फिर दे रखा है हमें सेकंड दे रखा है डिफरेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। हमारे पास डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे कि अगर हमें कोई चीज़ सर्च करनी है तो हम किस पे करते हैं, हम गूगल पे, यूट्यूब पे, इन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, या फिर हम बुक में से पढ़ लेते हैं। वैसे ही वेरियस सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, लाइक बुक्स होते हैं, जर्नल, वेबसाइट, पोर्टल, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, फ्रेंड एंड फैमिली कैन बी एनालाइज्ड एंड वेरीफाई द प्रॉपर एंड द बेस्ट आइडिया फॉर इट। ठीक है। Vision and creativity. The visionary and creative skill of entrepreneur convert any situation into business opportunity. मतलब कि उनका जो विजन और क्रिएटिविटी होती है किसी भी एंटरप्रेन्योर की, जो जिनके पास विजनरी एंड क्रिएटिव स्किल्स होते हैं, ये क्या करती है, इन सभी सिचुएशन को कन्वर्ट कर देती है बिजनेस अपॉर्चुनिटी के थ्रू। किस तरीके से कर देती है? क्विक एंड रिसीविंग अपॉर्चुनिटी। उनके पास में क्विक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ऐड टू कलेक्ट एंड अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। मतलब कि उनके पास जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके थ्रू अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं। एनालाइज द पैटर्न एंड यूजुअली इग्नोर बाय द अदर्स। मतलब कि पैटर्न को एनालाइज करते हैं और उसकी वजह से भी वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टेजेस ऑफ अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। मतलब कि हम कोई भी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं। तो पहला स्टेज क्या होता है, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन इज द प्रोसेस विच इज़ बेस्ड ऑन द 3 मेन फैक्टर्स: entrepreneur background, influence of businesses, and the business environment. There are 5 stages to identification of opportunity leads to recognition these stages. तो हमें पहला दे रखा है getting the idea. This is the first stage of opportunity identification process in which entrepreneur can generate a business idea. मतलब कि एक ऐसा पहला ही प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें बिजनेसमैन अपने बिजनेस आइडिया को जनरेट करता है, ढूंढता है अपने बिजनेस आइडिया को। ये हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर को टू compete with the ready and existing business and perform differently. उनके जो बिजनेस आइडिया है वो उनकी हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? ताकि वो बिजनेस मार्केटिंग में, कंपटीशन में अपना खुद की एक वैल्यू बना सकें, डिफरेंटली परफॉर्म कर सकें।
सेकेंड है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। अ बिजनेस आइडिया विद गुड रिटर्न इज कंसीडर्ड एज एन अपॉर्चुनिटी। मतलब कि एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो हमें रिटर्न में बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सके, उसी को हम एक अच्छा बिजनेस आइडिया बोलते हैं। दैट हैज़ बिन नॉट डिस्कवर्ड। IT रिक्वायर्स डीप स्कैनिंग एंड द बिजनेस environment, being active about changing information and ability to use such information in effective manners। मतलब कि अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको हम किस तरीके से जान सकते हैं, इन्फॉर्मेशन लेके स्कैन कर सकते हैं। इफ़ेक्टिव मैनर में हमें हर चेंजेस के बारे में जानना पड़ता है ताकि हम उन अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर काम कर सकें। थर्ड हमें दे रखा है डेवलपिंग अपॉर्चुनिटी। जिन भी अपॉर्चुनिटी को हमने आइडेंटिफाई किया है, अब उसको डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट रिक्वायर्स फिटिंग द जनरेटेड आइडिया इनटू अ करंट मार्केट एनवायरनमेंट। जितने भी उनके आइडियाज़ हैं ना, जितने भी आइडियाज़ उनकी मार्केट में हैं, तो उनको करंट मार्केट के थ्रू डेवलप करना। कि जैसे मान लीजिए हमारे ट्रेडिशनल क्लोथ्स जो हमें पुराने ज़माने में जो हमारे कपड़े चलते थे, तो लोगों ने बीच में वो पहनने बंद कर दिए थे, लेकिन दोबारा से एक ट्रेंड आया जिसमें लड़कियों ने शरारा पहनना शुरू कर दिया, सूट पहनने शुरू कर दिए, साड़ी पहनना शुरू कर दिया एस्थेटिक दिखने के लिए। तो ये वाला ट्रेंड भी आया था। तो हमें अपॉर्चुनिटी को डेवलप करते रहना चाहिए करंट सिचुएशन के थ्रू। फिर है इवेल्युएटिंग द अपॉर्चुनिटीज़। जितनी भी हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उसको इवेल्युएट करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि उसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। रिस्क एंड प्रॉफिट आर द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट assessed with the find out the risk associated with the opportunity profit generated from the investors। है इवेलुएटिंग मैनेजमेंट टीम। मतलब कि ये हमारा फाइनल स्टेज होता है जहाँ पे हमें स्किल टीम चाहिए होती है। स्किल टीम का क्या मतलब है, ऐसे व्यक्ति जो पर्टिकुलर स्ट्रीम में बहुत अच्छे हों, जैसे कि CA अकाउंट्स फील्ड में बहुत अच्छा हो सकता है, MBA मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो पर्टिकुलर फील्ड के लिए हमें स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होते हैं। बिजनेस आइडिया इनटू रियलाइजेशन देयर कंटेंट एंड स्किल्ड एम्प्लॉय टीम क्रूशियल एंड विच मेक्स द अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिकली वायलेबल। मतलब कि जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं, वही तो काम करते हैं ना कंपनी में, तो उनका क्रूशियल रोल होता है कि वो अच्छी तरीके से काम करें। फिर हमें टेस्ट ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ बिजनेस कंसेप्ट दे रखे हैं। हमें ये बता रखे कि हम उन चीज़ों की टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं कि हमारा जो आइडिया है वो अच्छा है या नहीं है। पहला दे नीड्स फॉर दी फिजिबल टेस्टिंग अराइज ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस क्या है, हमें क्यों टेस्ट करना चाहिए। एस्टिमेटिंग ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज नीडेड। मतलब कि हमें पहले ये देखना चाहिए कि हमें कितने ह्यूमन नीड, मतलब कि हम एक इंसान की कीमत तो हम लगा नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम एस्टिमेट वैल्यू निकाल ही लेते हैं ताकि हम उनको सैलरी और रेम्यूनेशन दे सकें। मटेरियल मतलब कि हमें रिसोर्सेज की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि हम रिसोर्सेज को कहाँ से लाएंगे, इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग बिजनेस कनेक्टेड विद द इशूज़, मतलब कि हमें इन चीज़ों को पता होना चाहिए कि बिजनेस कौन कौन से प्रॉब्लम फेस कर रही है जिसको हमें सॉल्व करना है। फॉर्मुलेशन ऑफ मेथड, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम किन मेथड्स के थ्रू हम काम कर सकते हैं, कौन से मेथड हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। टाइप ऑफ फिजिबल टेस्टिंग, पहला हमें दे रखा है टेक्निकल फिजिबिलिटी। दिस टेस्टिंग चेक्स द एसेसिबिलिटी ऑफ टेक्निकल रिसोर्सेज विद इन द कंपनी। इफ टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज एग्जिस्ट विद इन द कंपनी, देन फिजिबल टेस्टिंग टीम कैन assess and check whether or not corporate will customize or update prevailing technology that suit न्यू स्ट्रेटजी फॉर दी ऑपरेटिंग बाय दी चेकिंग न्यू हार्डवेयर एंड कोड। मतलब कि पहला हमारा टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक होता है जिसमें हम कंपनी के कंप्यूटर को और उनकी टेक्नोलॉजी जो वो यूज़ कर रहे हैं, हम ये देखते हैं कि वो मॉडर्न टाइम की है या नहीं है, या फिर वो पुराने ज़माने की टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं, ट्रेडिशनल चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस प्लान में वो पीछे रह जा रहे हैं, बिजनेस मार्केटिंग में या बिजनेस के कॉम्पिटिशन में वो पीछे रह जा रहे हैं ड्यू टू देयर टेक्नोलॉजी। फिर इसके बाद है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। इट डिटरमाइंस द वैल्यू बेनिफिट एनालिसिस। इट परमिट्स द कॉर्पोरेट टू स्पेशलाइजेशन इन इन्वेस्टमेंट टू urge the specified level of profit. Factors like total value, expenses, squares, and measure throughout about. By applying these knowledge, an organization will verify their monetary affairs of anticipate future monetary resources. असेसिंग द ROE फॉर एग्जाम्पल ऑफ मॉनेटरी फीजिबल, मतलब कि उनका जो भी बिजनेस आइडिया है वो वैल्यूबल है या नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर वो कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने बिजनेस के लिए तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकी इन्वेस्टर्स के थ्रू में कम मिल रहा है जिसकी वजह से वो पीछे रह जा रहे हैं। फिर उसके बाद है मार्केट फीजिबिलिटी टेस्ट। दिस असेस द शॉर्ट ऑफ ट्रेड एंड मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉम्पिटेटिव एटमोसफेयर, कंपनीज merchandise and services, assessing the sales
इन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फिजिबिलिटी, मतलब कि मार्केट फिजिबिलिटी के बारे में ट्रेड, हमें जो भी हमें मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए, ट्रेड के बारे में पता होना चाहिए, मार्केट के करेक्टरिस्टिक्स क्या है। जैसे कि हम ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि अगर मार्केट में प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर उसकी डिमांड कम कर देता है या प्राइस ज़्यादा होता है तो उसकी डिमांड कम कर देता है, या प्राइस ज़्यादा होता है तो उसकी डिमांड कम कर देते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से हम मार्केट को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर हमारा फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी टेस्ट। दिस फोकस द स्ट्रक्चर एस्पेक्ट लाइक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट टीम एबिलिटी. The conjunctivity accesses the organization ability to implement the business idea and access the value generated by the simple offer and alternative. It's jointly determine the deviation between actual and budgeted amount takes correctively action for the better result. मतलब कि हमें ऑर्गेनाइजेशंस को भी चेक करते रहना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम कैसा चल रहा है, और जो भी गोल उन्होंने स्टार्टिंग में बनाया था कि उनका जो भी टारगेट था कि इस साल इतना प्रॉफिट होना चाहिए, क्या उतना प्रॉफिट हुआ या फिर उससे ज़्यादा हुआ। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो ऐसी कौन सी टेक्निक्स उन्होंने न्यू यूज़ की थी जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, तो वो अगली बार भी उन टेक्निक्स का यूज़ कर सके। अगर उनका प्रॉफिट उस टारगेट से नीचे है तो ये देख सके कि कहाँ कहाँ फेलियर्स है और उन फेलियर से सीख कर न्यू स्ट्रेटजी बना सकें। फिर है हमारा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, study of detailed analysis it formed regarding the value of project and development includes resources cost, development value of operation values etc. मतलब कि इकोनॉमिकली हमें इकोनॉमिकली नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके के रिसोर्सेज का कॉस्ट क्या है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ऑपरेशनल वैल्यूज़ क्या है। फिर उसके बाद है लीगल फिजिबिलिटी टेस्ट। इट इंक्लूड्स द एनालिसिस ऑफ लीगल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, नॉलेज प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोजेक्ट सर्टिफिकेशन, लाइसेंस, कॉपीराइट। मतलब कि कंपनी को इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि कॉपीराइट्स के क्या होते हैं, प्रोटेक्शन कैसे दिया जा सकता है एक बिज़नेस को, और प्रोजेक्ट के सर्टिफिकेट ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले उनको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तो ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ उनको शुरू से ही पता होनी चाहिए और इन चीज़ों को शुरू में ही कंप्लीट कर लेना चाहिए। शेड्यूल फिजिबिलिटी, दिस प्रिंसिपली डिटरमाइन द डेडलाइन और टाइमलाइन फॉर द प्रपोजल प्रोजेक्ट इंक्लूड्स द अल्टीमेट कम्प्लीमेंटेशन टाइम एंड प्रोजेक्ट एज पर द गिवन शेड्यूल। मतलब कि उनका जो भी गिवन शेड्यूल है, शेड्यूल मतलब गिवन जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है, उनके विद इन द टाइम ड्यूरेशन ही उनको अपना काम कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगर वो ओवर टाइम कर रहे हैं या ज़्यादा टाइम ले लिया है उनके बिजनेसेस ने, तो उससे क्या होता है, बिजनेसेस को लॉस होता है। तो उस चीज़ों पे भी बिजनेसेस को ध्यान देना चाहिए। फिर बिलो स्टेप्स आर कंसीडर थ्रू आउट द होल फिजिबिलिटी एनालिसिस। कुछ और भी दे रखे हैं, जैसे कि इन्फॉर्मेशन असेसमेंट होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन अशॉर्टमेंट होना चाहिए, रिपोर्ट राइटिंग होना चाहिए, जनरल इन्फॉर्मेशन। तो अब हम पढ़ेंगे बिजनेस प्रपोजल के बारे में। तो बिजनेस प्रपोजल क्या होता है? अ बिजनेस प्रपोजल इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू अ प्रोजेक्ट कंडीशंस एंड इट मेनली फॉर प्रोजेक्ट्स विच आर लॉन्ग रन इन नेचर। मतलब कि जो बिज़नेस प्रपोजल होता है ये क्या होता है? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड होता है सॉरी, प्रोजेक्ट से रिलेटेड होता है, जो सारे कंडीशंस लिखे होते हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर, और उन सारे कंडीशंस के बारे में लिखा होता है जो हमारे लॉन्ग टर्म इन नेचर होते हैं, जो हमारे बिजनेस को लॉन्ग रन में चलाने में हेल्प करते हैं। इसमें क्या होता है? इट इंक्लूड्स एडिशनल अमेंडमेंट टू द इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बिजनेस फ्रेमवर्क। मतलब कि जो एडिशनल अमेंडमेंट हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस बिजनेस प्रपोजल में रिटन होती है। फिर उसके बाद आता है डेवलपिंग अ बिजनेस प्रपोजल। अ बिजनेस प्रपोजल में बी रिटन or in written document that provides a depth rationalization of business goal and corporation. It includes how conduct business and expected expenses, profit of the कॉरपोरेशन। तो ये बोल रहा है कि जो बिज़नेस प्रपोजल है ये रिटन लिखे होते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर ये सब लिखा होता है कि बिज़नेस का गोल क्या है, कॉरपोरेशन कैसे करना है, और ये बिज़नेस को कंडक्ट कैसे करना है, एक्सपेक्टेड एक्सपेंस क्या है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे कितने एक्सपेंस हो जाएंगे, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये सब बिज़नेस प्रपोजल के अंदर लिखा हुआ होता है। फिर इन्होंने दे रखा है हमें फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस प्रपोजल। पहले दे रखा है इनफॉर्मल सॉलिसिटेड प्रपोजल। इसमें क्या होता है, एक कंपनी होती है दूसरी कंपनी को प्रपोजल भेजती है ताकि वो उनके समझ सके कि उनके डिटेल्स क्या है, जो बिज़नेस जिनको उन्होंने प्रपोजल भेजा है उनके बारे में, उनके टर्म्स कंडीशंस को पढ़ सके। जैसे कि कंपनी ए इनवाइट्स अ प्रपोजल टू कंपनी बी। मतलब कंपनी ए जो है वो कंपनी बी को क्या देती है, इनवाइट करती है, प्रपोजल देती है ताकि वो उनकी
बी की जो कंपनी है उसको समझ सके, उनके प्राइस, टर्म एंड कंडीशंस, इन चीज़ों को समझ सके। दूसरा होता है फॉर्मल सॉलिडेटेड प्रपोजल। कंपनी ए जो रेगुलरली काम करती है कंपनी बी के साथ, रिक्वेस्ट करती है कंपनी बी को ताकि वो अपना सेंड करे प्रपोजल। जो कंपनी बी है उसको अपना प्रपोजल सेंड करना है कंपनी ए को, किस लिए? ताकि वो उन मर्चेंडाइज ऑर्डर्स ऑफ अ कंपनी के बारे में पढ़ सके। आर डिज़ायर नॉन अबाउट द टर्म्स फॉर बिफोर द पेमेंट, ताकि वो पेमेंट करने से पहले कंपनी बी के बारे में सब कुछ जान ले। फिर उसके बाद होता है अनसॉलिडेट प्रपोजल। कंपनी बी डिज़ायर्स टू टेल कंपनी ए, मतलब कंपनी बी जो है वो कंपनी ए को बताना चाहती है अपनी सर्विसेज के बारे में कि वो किस किस तरह की सर्विसेज ऑफर करते हैं, कौन सी सर्विसेज देते हैं। क्रिएट जनरल प्रपोजल वाइल नॉट रिक्वेस्टिंग फॉर द कंपनी ए रिगार्डिंग देयर एक्सपीरियंस, टर्म एंड कंडीशंस ऑफर द, मतलब कि वो कंपनी बी जो है वो अपनी कंपनी ए को सब कुछ अपने ऑफ़र अपनी कंपनी के बारे में बता देती है, प्राइसेस के बारे में बता देती है, बिना उन कंपनी ए से जाने कि वो उस कंपनी के अंदर अपना एक्सपीरियंस लेना चाहती है या फिर नहीं। फिर फोर्थ होता है रिक्वेस्ट फॉर द प्रपोजल। इट इज़ अ डेप्थ डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मली इन्वाइटेड अ बिजनेस प्रपोजल विद इन विच इन द कस्टमर सेंड्स अ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल टू न्यूमरस वेंडर, सो ऑप्शन फॉर दी सिंपलेस्ट प्रपोजल। ये क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो फॉर्मली इन्वाइट करता है किनको? कस्टमर्स को, ताकि वो अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सके अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो। रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, अ प्रपोजल रिक्वेस्ट बाय द एस्पेक्ट ऑफ कंज्यूमर, मतलब कि कंज्यूमर अगर कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करता है, प्रपोजल सेंड करता है कंपनी को। गैदरिंग वरीड अबाउट वेंडर्स प्रोडक्ट, मतलब कि अगर कोई कस्टमर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वेंडर्स ने जो भी प्रोडक्ट भेजा है, क्या पता उनके प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो, कुछ भी हो, अगर वो प्रपोजल सेंड करते हैं तो उसको बोलते हैं हम रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। रिक्वेस्ट फॉर द कोटेशन, जो FAQ may be a proposal issued from the alternative spotted words. A company requests a quota from provider assured to shop for the merchandise at such value in the near future। मतलब कि रिक्वेस्ट फॉर द कोटेशन, मतलब कि अगर कोई कंपनी ए है दूसरी कंपनी को बताती है कि आने वाले फ्यूचर में मेरे को इतने रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब मान लीजिए 80 किलो या 60 किलो मेरे को चीनी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ऑलरेडी एक कोटा बना लेते हैं कि हाँ मुझे इतनी की ज़रूरत पड़ेगी और फ्यूचर में, और उनको बता देती है ताकि वो आने वाले टाइम में सही टाइम पे अपना मतलब रॉ मटेरियल देख सके और टाइमली पहुंचा सके। फिर इसके बाद दे रखे हैं हमें कंपोनेंट ऑफ बिजनेस प्रपोजल। तो पहले हम बिजनेस प्रपोजल के बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है? इसके जनरल फ्रेमवर्क के बारे में, एप्लीकेशन जनरेटिक सजेशन के बारे में। A cover letter proposal document requires a annexure in every business proposal. Additionally, one more appendix may be contain table, graph and image, maps and supporting material। जैसे कि हम जानते हैं कि जो बिजनेस प्रपोजल होते हैं कवर लेटर होता है जिसमें प्रपोजल डॉक्यूमेंट सब कुछ होता है, लेकिन इसके साथ एडिशन में क्या होता है? ये टेबल्स, ग्राफ्स एंड इमेजेस, मैप, इन चीज़ों का भी यूज़ करती है कंपनी अपने बिजनेस का एडवर्टीजमेंट करने के लिए और अपने कवर लेटर में लिखने के लिए। अ कवर लेटर एक्ट्स एज अ डॉक्यूमेंट, जो कवर लेटर होता है बिजनेस डॉक्यूमेंट में, ये एक डॉक्यूमेंट की तरह सेंड किया जाता है। ट्रेडिशनली नेम, ऑफर प्राइस, मतलब कि कंपनी का नाम और उसकी ऑफर प्राइस, बिडर, इंक्लूड द प्रपोजल, मेन पॉइंट्स जितने भी होते हैं कवर लेटर को इंक्लूड करना पड़ता है। अब पढ़ते हैं कि प्रपोजल डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, प्रपोज डॉक्यूमेंट बनाया कैसा जाता है। तो जो पहला होता है वो होता है टाइटल पेज। इट कंटेन्स द नेम ऑफ अ पर्सन और बिजनेस टू होम प्रपोजल इज सबमिटेड, मतलब कि जो टाइटल पेज होता है ये उस पर्सन के बारे में बताता है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस के नाम के बारे में भी बताता है। अ पर्सन और बिजनेस बाय विच प्रपोजल इज सबमिटेड, मतलब कि वो पर्सन जिसने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है और जिस बिजनेस के लिए सबमिट किया है। फिर दूसरा होता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। ओनली elaborated formal proposal are utilized with the table content of such tools effectively direct with the reader in case of companies with many departments। फिर क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा सेकंड पेज होता है उसमें हम क्या बोलते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट हम लिखते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब क्या होता है? हम किस बारे में बिजनेसेस में किन चीज़ों का हम न्यूली इन्वेंशन कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं कंपनी के अंदर, ये सब लिखी होती है। थर्ड लिखा होता है हमारा एग्जीक्यूटिव समरी। इट कुड बी अटैच टू अ प्रपोजल और कवर लेटर, मतलब कि हम ये बताते हैं कि हम उस कंपनी के आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करने वाले हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव समरी भी हम अटैच करनी पड़ती है हमें प्रपोजल के साथ, कवर लेटर के साथ।
डिस्क्रिप्शन ऑफ इश्यूज, मतलब इन दिस पार्ट बिडर शोज हाउ दे अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स ऑब्जेक्टिव एंड एम्बिशियस। मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ इशू में वो क्या बताते हैं कि जो कंपनी है वो उन्हें बताती है कि जो उनको क्लाइंट जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो बताते हैं कि हमने क्लाइंट के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं या जिस भी प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे हैं उन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया, अब उसको वो सॉल्व करेंगे। फिर ई होता है हमारा अप्रोच। इन दिस पार्ट सजेशन अप्रोच द रिजॉल्विंग द इशू, मतलब कि कंपनी ये बताती है अपने कवर लेटर में कि जो भी कस्टमर या फिर क्लाइंट जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उसको रिजॉल्व कैसे करने वाले हैं, उस इशू को ठीक कैसे करने वाले हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं, अपनी आउटलाइन देते हैं कि इनके पास कौन सी स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट बताते हैं। फिर मेथडोलॉजी, इन दिस सेक्शन वो बताते हैं कि उनकी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि वो उन जो भी उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है उसको एक्सप्लेन करते हैं कि वो उस स्ट्रेटजी का कैसे यूज़ करेंगे। फिर शेड्यूल एंड बेंचमार्क, शेड्यूल मतलब कि वो टाइम ड्यूरेशन देते हैं कि कितने टाइम के अंदर उन चीज़ों को वो ठीक कर देंगे। प्रपोजल की कंपोनेंट आर हेयर रिलेशन इन द टाइमलाइन, मतलब कि वो विद इन द टाइमलाइन अपना काम उनको कंप्लीट करना पड़ता है। फिर इसके बाद बताता है कि कॉस्ट प्रपोजल, जो हम प्रपोजल लेटर बनाते हैं उसके अंदर हमारा कॉस्ट प्रपोजल भी होता है। कॉस्ट प्रपोजल के अंदर क्या होता है, नेसेसरी कम्प्लीमेंट ऑफ प्रोजेक्ट एंड लिस्टेड इन दिस सेक्शन, मतलब कि नेसेसरी जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन चीज़ों के बारे में इसमें लिखा हुआ होता है। फिर उन्होंने बताया कि एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस प्रपोजल, एडवांटेजेस क्या है बिजनेस प्रपोजल बनाने के लिए। तो पहला है ग्रेटर क्लैरिटी, अ कंपनी प्लान मेक्स डिसीजन अबाउट द कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज फंडिंग लीज, मतलब कि जब भी कोई बिजनेस प्रपोजल बनाती है, मतलब ऑफर लेटर बनाती है, तो उसमें उनको क्लैरिटी मिलती है कि उनको इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिलेगी, उनका कैपिटल कहाँ यूज़ होगा, रिसोर्सेज कहाँ से होंगी, फंडिंग कहाँ से मिलेगी, सबकी क्लैरिटी होती है। Support for the financing, a business plan can assist addressing inquiries regarding the potential funding and resources as a bank loan and मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। जब भी कोई बिजनेस अपना बिजनेस प्रपोजल बनाती है तो उसके अंदर उनको जो फाइनेंस में भी सपोर्ट मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि बिजनेस प्रपोजल में बिजनेस ने ऑलरेडी अपने बिजनेस का नाम, पर्सन, सब कुछ इंक्लूड कर रखा होता है, और जब भी उनको लोन चाहिए होता है तो वो क्या करते हैं, अपने बिजनेस प्रपोजल का यूज़ करते हैं। फिर जो बैंक्स होते हैं वो उनके बिजनेस प्रपोजल को पढ़ती है कि उनका बिजनेस कैसा है, क्यों, किस चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, फिर उनको लोन मिलता है, फंडिंग मिलता है। फिर उसके बाद है क्रिएटिंग अ मार्केटिंग रोड मैप। मार्केटिंग रोड मैप इज़ अ क्रूशियल कंपोनेंट फॉर द प्रपोजल। बिजनेस प्लान एड्स टू द आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट एंड टारगेट ऑडियंस, मतलब कि जब भी वो कोई भी बिजनेस प्रपोजल बनाया जाता है तो उसमें क्रिएट करते हैं मार्केटिंग रोड मैप क्रिएट करते हैं ताकि वो एक टारगेट बना सके मार्केट को, उस टारगेट को कंप्लीट कर सके, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट कर सके। ऑफर स्ट्रक्चर, अ बिजनेस प्रपोजल सर्व अ टूल फॉर द कंपनी टू स्टे ऑन द ट्रैक विद द सेल्स गोल एंड ऑपरेशनल बेंचमार्क। मतलब कि ऑफर स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं कि जब भी बिजनेस प्रपोजल बनाती है तो वो उन चीज़ों पे ध्यान देती है जैसे कि उन्होंने स्टार्टिंग में ही अगर कोई गोल बना रखा है कि हाँ हमें इस साल तो इतना प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, तो कंपनी क्या होती है अपने ट्रैक पर रहती है, सेल करती है, उनके जो सेल गोल होते हैं उनको ऑपरेशनल बेंचमार्क, मतलब सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे अपना काम करती है जिनकी वजह से उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो सके। फिर सिक्योर टैलेंट, अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान identify the right and talent or at the right time and shows how that skill can be helped in achieving the object। मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस वही होता है जो अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करता है और फिर उस टैलेंट का यूज़ करता है राइट टाइम पे, ताकि कंपनी को उनसे अचीव किए गए ऑब्जेक्टिव को वो अचीव कर सके। ठीक है। फिर उसके बाद दे रखा है हमारा एंटरप्राइज प्रोजेक्ट और प्लान, मतलब कि एंटरप्रेन्योर प्रपोज कोर्स ऑफ एक्शन इन आउटलाइन द प्रोजेक्ट प्लान। मतलब कि एंटरप्रेन्योर बहुत से कोर्सेज करता है, बहुत से एक्शन लेता है ताकि वो अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से बना सके और बिजनेस प्लान में भी अपना हाथ ला सके। इट इज़ असेंशियल अ प्लान फॉर एक्शन आउटलेटिंग द गोल ऑफ एंटरप्रेन्योर हैज़ बीन कंपनी फॉर हिज कंपनी एंड हाउ ही प्लान्स गेट देयर। मतलब कि एक एसेंशियल पॉइंट होता है प्लानिंग करना एंटरप्राइजेस के लिए, और ये आउटलाइन देता है, गोल देता है। जब भी हम कोई प्लान करते हैं तो ये हमें आउटलाइनिंग और गोल बता देता है शुरू में ही कि हमें एंटरप्रेन्योर को, कंपनी को बढ़ाने के लिए उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है। फिर उन्होंने बता रखा है कंटेंट ऑफ बिजनेस प्लान एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। द वैल्यू ऑफ वेल रिटन बिजनेस स्ट्रेटेजी कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रेटेजी है उसको सिर्फ लिखना ही काफ़ी नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करना भी ज़रूरी है, उसको एक्शन में लाना भी ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट सेवरल फॉर्म हैज़ डिफरेंट बिजनेस प्लान्स। मतलब कि अलग अलग बिजनेस के अलग अलग बिजनेस प्लान होते हैं। ठीक है, मीडियम साइज़ के अलग होते हैं, स्मॉल साइज़ के अलग होते हैं। मस्ट क्रिएट अ स्मॉल बिजनेस, लार्ज बिजनेस,
डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के थ्रू उनके क्रिएटिव और बिजनेस प्लान भी अलग अलग होते हैं। फिर उन्होंने बताया फॉलोइंग सिचुएशन एंड बिजनेस रिपोर्ट क्रिएट बाय द फर्म ओनर फॉर हिज कंसल्टेंट इन हेल्प। मतलब कंसल्टेंट वो होते हैं जो भी बिजनेस एडवाइजरी देते हैं। तो पहला दे रखा है अ प्लान फॉर द न्यू बिजनेस। हर एक अगर किसी भी बिज़नेस को प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है तो उनके पास प्लान होना चाहिए कि वो न्यू बिज़नेस में किन प्लान के ऊपर काम करेंगे। एडिंग ऑन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब कि उनके पास जो भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, जिस भी चीज़ पे वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसमें और अच्छी अच्छी चीज़ें उनको ऐड करनी चाहिए। अ रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो बैंक हो गए, गवर्नमेंट हो गई, उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो उनके क्रेडिट में हेल्प कर सके या लोन दे सकें। गेटिंग एनी फॉर्म ऑफ क्लियरनेस फ्रॉम द गवर्नमेंट, अगर उनको गवर्नमेंट से सारी क्लियरलेंस होनी चाहिए। क्लियरलेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे उनको लाइसेंस, उनके टैक्स, सब कुछ क्लियर होना चाहिए ताकि उनको आने वाले टाइम में उनको कोई दिक्कत ना हो अगर वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो। जो फॉलोइंग टॉपिक्स आर कवर्ड इन बिजनेस स्ट्रेटेजी, कुछ टॉपिक्स हैं जो बिजनेस स्ट्रेटेजी में तो होने ही चाहिए। ये वाले टॉपिक्स जो है मस्ट कवर, ये चीज़ें तो मस्ट कवर होनी चाहिए बिजनेस स्ट्रेटेजी में। पहला क्या है, जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी इज़ मस्ट। क्या क्या कवर करती हैं ये टॉपिक्स, नेम लोकेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी का नाम क्या है, लोकेशन कहाँ पे है, प्रमोटर्स क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, प्रमोटर्स वो होते हैं जो बिजनेस आइडिया देते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने का आइडिया देते हैं, उसको प्रमोटर कहते हैं। तो उसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या है, इंडस्ट्री प्रोफाइल क्या है, मेमोरेंडम एंड मतलब MON एट AOA, मतलब मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या होता है, ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बिजनेस के इनकॉर्पोरेशन के लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो इनके साइड से लाइसेंस मिलता है बिजनेसेस को। कमर्शियल स्टेक होल्डर्स, मतलब कि बिजनेस में स्टेक होल्डर्स कौन से हैं। द नेचर ऑफ अ कंपनी, नेचर क्या है कंपनी का, मतलब सोशल है या फिर सिर्फ प्रॉफिट के लिए है। एंड इट्स कस्टमर, इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेसमैन के बारे में सब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट, उनके मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। सेकेंड है बिजनेस वेंचर, इट कवर्स प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, मतलब कि बिजनेस के अंदर किस तरीके के प्रोडक्ट बन रहे हैं, किस तरीके की सर्विस दी जा रही है, स्केल कितना है बिजनेस का, मतलब स्मॉल बिजनेस है या लार्ज बिजनेस है, टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ हायर, मतलब किन किन तरह के एम्प्लॉयज़ हैं, टाइप ऑफ अ टेक्नोलॉजी नीडेड बाय द कंपनी, किस तरीके की वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी मतलब दो तरीके की टेक्नोलॉजी होती है, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं, लेबर इंटेंसिव सिर्फ लेबर का यूज़ कर रही है, तो किस टेक्नोलॉजी का वो यूज़ कर रही हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, बिजनेस टाइप सच एज प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP एंड कंपनी, मतलब कि अलग अलग तरीके के बिजनेस होते हैं। सिंगल प्रोप्राइटरशिप भी होते हैं कि जिसमें सिर्फ एक ओनर होता है, पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा ओनर होते हैं, LLP में उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कंपनी में उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो किस तरीके का बिजनेस चला रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट हायरार्की, मैनेजमेंट टीम, मेंबर इंफॉर्मेशन, जो भी उनके मेंबर हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ मैनेजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल विजन, मिशन, नेम, लोकेशन, अदर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, ये सब किसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के अंदर तो इंक्लूड होनी ही चाहिए। मैन पावर प्लानिंग से उनका सीधा सीधा मतलब है एम्प्लॉयज़, उनके पास एम्प्लॉयज़ किस तरीके के हैं, स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, लेबर रिक्वायरमेंट कितनी है, सोर्स ऑफ लेबर क्या है, लेबर कहाँ से आ रहे हैं, उनकी कॉस्ट कितनी है, उनकी सैलरी कितनी है, ट्रेनिंग और रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी कॉस्ट कितनी है। फिर है प्रोडक्शन प्लान, लैंड, बिल्डिंग, साइज ऑफ अ लैंड, कंस्ट्रक्शन प्लान, लेआउट, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन प्रोसेस, फिजिकल साइट, प्रोजेक्ट, प्लांट, मशीनरी, रॉ मटेरियल, प्लांट कैपेसिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें किसमें प्रोडक्शन प्लान में इंक्लूड होनी चाहिए। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, द नंबर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट्स, कि कंपनी के पास कितने कॉन्ट्रैक्ट आए हुए हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम उनका कैसा है, द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, उनका जो प्रोजेक्ट उनके पास कुछ भी आता है तो उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे तरीके से होता है, क्या उनका नेगेटिव इफेक्ट होता है या पॉजिटिव इफेक्ट होता है, मेंटोरिंग उनकी किस तरीके से है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कैसी है, एनवायरमेंटल एक्सपेक्ट कैसे हैं। फिर उसके बाद होता है 8 मार्केट प्लान, कि उनके बिजनेस के पास मार्केट प्लान क्या क्या है, मार्केट में वो किस तरीके से काम करेंगे, कंज्यूमर्स ऑफ प्रोडक्ट या डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, प्राइसिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट, मतलब कि वो सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए काम करेंगे या फिर अपना डिमांड बढ़ाएंगे
या प्राइसिंग में वो ध्यान देंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, मतलब कि अगर वो कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और मान लीजिए फ्यूचर में वो प्रोडक्ट काम नहीं किया, तो क्या उनके पास एक सब्स्टिट्यूट है, अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं कि अगर एक प्लान था, एक प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, तो क्या उनके पास कोई दूसरा प्रोडक्ट है जिसे वो आने वाले फ्यूचर में लॉन्च कर सकते हैं। प्रमोशन, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू मार्केट, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। मार्केट प्लान के बारे में पता होना चाहिए। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर जो भी वो कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। उनका प्राइस क्या है, फिजिकल प्लेस क्या है, लोकेशन क्या है उनकी, और प्रमोशनल टूल्स, किन किन टूल्स का वो यूज़ करेंगे प्रमोशंस के लिए। फिर है फाइनेंशियल प्लान। रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स एसेट, मतलब उनके पास फिक्स एसेट तो होना ही चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होते हैं, इक्विटी, कैपिटल, डेब्ट, कैपिटल, लोन, सम ऑफ टर्म एंड लोन, क्या इनमें से उनके पास कुछ भी है। ग्रांट एंड सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या क्या सब्सिडी और ग्रांट दिए हैं बिजनेसेस को। प्रोजेक्शन ऑफ ईच कैश फ्लो, फिक्स्ड एसेट एंड टोटल इनकम, प्रॉफिट एंड ग्रोथ रेट, ठीक है। अदर अपेंडिस, अदर्स क्या क्या ज़रूरी होती है। टाइप ऑफ अ बिजनेस हराज लिंक्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट विद द वेंडर्स, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, कंटीजेंसी प्लान एंड कंपनीज इनकॉर्पोरेशन पेपर। जब बिजनेस लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो उनको इनकॉर्पोरेशन के पेपर्स उनके पास होने चाहिए। एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होना चाहिए। फिर टेक्नोलॉजी फॉर मैनेजिंग प्रोडक्टिव इंक्लूड्स लेजिस्लेटिव मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल। ये सारी टेक्नोलॉजी हैं जो वो यूज़ करते हैं ताकि उनके प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ की जा सके। फिर इसके बाद है प्रोजेक्ट इवेल्युएशन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। It is throughout the analytical examination of project in which project analytic is carried out with the aid of technical and financial data. Make a judgment regarding acceptance or rejection of project. मतलब कि इन्होंने बताया, ये बोल रहे हैं कि जब भी हम प्रोजेक्ट का इवेल्युएशन करते हैं, एक्सटर्नल एजेंसी कौन होती है, हमारी गवर्नमेंट होती है, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, दूसरे सेलर्स होते हैं, ये सारे क्या होता है, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। प्रोजेक्ट असेसमेंट फैक्टर, मतलब कि हम किन के, अगर हमें कोई भी प्रोजेक्ट को शुरू करना है तो कौन कौन से फैक्टर्स का हमें ध्यान देना चाहिए, तो किन हम मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो पहला दे रखा हमारे इकोनॉमिक एनालिसिस। जो फर्स्ट होता है हमारा वो होता है इकोनॉमिक एनालिसिस, मतलब कि हमें अपने बाहरी एनवायरमेंटल के बारे में पता होना चाहिए अगर हम कोई भी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक एनालिसिस में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, रॉ मटेरियल स्पेसिफिकेशन, हमें किस तरीके का कच्चा माल चाहिए, अमाउंट ऑफ कैपेसिटी ऑक्यूपाइड, मतलब कि कितना अमाउंट ऑक्यूपाइड हो चुका है, एस्टिमेटेड रिवेन्यू, आने वाले टाइम में हमें कितना रिवेन्यू होगा और कितना कॉस्ट पड़ेगा, प्रॉफिट वर मेड, कितना प्रॉफिट हमें बनाया है, लोकेशन ऑफ अ कंपनी क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है बिजनेसेस के लिए, मतलब एनालाइजिंग फाइनेंस, इवेलुएटिंग द कैपिटल, कैपिटल को इवेलुएट करना, ब्रेक इवन इवेलुएशन, एनालाइजिंग ऑपरेटिंग साइकिल एंड अकाउंटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब कि बिज़नेस कितने टाइम तक चल पाएगा, या फिर जो कोई भी प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं उसकी साइकिल क्या है उसका। फिर उसके बाद है अकाउंटिंग रेशियो, हम किन किन अकाउंटिंग रेशियो डिफरेंट टाइप के होते हैं तो हम किस अकाउंटिंग रेशियो के थ्रू काम करेंगे। मार्केट रिसर्च में क्या होता है, डिमांड प्रेडिक्शन, हम अपने जो हमने पास्ट में बिजनेसेस किए हैं उसका डाटा एनालाइज करके हम प्रेडिक्ट करते हैं अपने डिमांड को। मार्केट फोकस होता है, ओपिनियन रिसर्च टेक्नोलॉजी, फुल एन्यूमरेशन टेक्निक, सर्वे एग्जांपल, कस्टमर एक्सपीरियंस अप्रोच एंड वेक्यूरियस अप्रोच, मतलब कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को हम कलेक्ट करते हैं, उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि बिज़नेस किस तरीके से काम कर रहा है। एनालिसिस ऑफ लाइफ साइकिल सेगमेंटेशन, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, स्टेरिडेशन एंड डिक्लाइनेशन, मतलब कि जो भी हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसकी जो लाइफ साइकिल होती है ना, उसमें पहला होता है सेगमेंटेशन। जब वो प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसमें पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन मतलब कि जो प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो लोग उसके बारे में जानना शुरू करते हैं। फिर थोड़ी थोड़ी उसमें ग्रोथ आती है कि जो प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा बिकने लगता है तो उसमें ग्रोथ आती है। फिर मैच्योरिटी आती है, एक ऐसा पॉइंट आता है जो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, पीक पे होता है। फिर उसके बाद सैचुरेशन पॉइंट आता है जब वहाँ से वो नीचे गिरने लग जाती है। फिर डिक्लाइन ऐसा ऑप्शन आता है जब वो प्रोडक्ट कोई भी यूज़ नहीं करता, वो थप पड़ जाता है।
फिर उसके बाद दे रखा है हमें टेक्नोलॉजी, फिजिबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड साइट, एक्सेस ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक वाटर, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस फैसिलिटी आर एक्सेसिबिलिटी, द अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क फोर्स विद द नेसेसरी स्किल, प्रोजेक्ट ऑफ, मतलब कि जो भी हमारी टेक्निकल चीज़ें हैं ना, जैसे वाटर, पावर, ये सारी चीज़ें, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है सही टाइम पे या फिर नहीं है। फिर उसके बाद आता है मैनेजमेंट एंड टैलेंट, मैनेजरियल स्किल एम्प्लॉयज़ के पास है या फिर नहीं है, मैनेजरियल कॉम्पिटेंस है या मैनेजरियल एबिलिटी है या नहीं, मतलब कि वो मैनेज कर सकते हैं कंपनी को या नहीं, उनके पास स्किल्स और एबिलिटी है या फिर नहीं। जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट इवेल्युएशन में, नेट प्रेजेंट वर्थ, एक्सटर्नल रेट, मतलब ERR, एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न IRR, पे बैक पीरियड PBR, द टिपिकल रेट ऑफ रिटर्न ARR, इंडेक्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी PI, नेट प्रेजेंट वर्थ, मतलब क्या होता है कि हम जो भी हमारे फ्यूचर, जो भी हमारे प्रोडक्ट का प्राइस है उसको हम करंटली लाकर उसकी वैल्यू निकालते हैं। एक्सटर्नल रेट, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं। इंटरनल रेट क्या होता है, पे बैक पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड की उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, नेट प्रेजेंट वर्थ, एक्सटर्नल, ये सारी आपने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में पढ़ ली होंगी या फिर आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में इस बार पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दे रखा है प्रोजेक्ट अप्राइजल बेनिफिट, इट ऑफर्स कंसिस्टेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ प्रोजेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस, द प्रोजेक्ट appraisal project benefit every social group, define the project expenses in order to fulfill the financial and legal duties, documentation will be given, it is useful tool for marketing decision evaluating, determine whether the project is accepted or rejected। ठीक है। फिर इसके बाद होता है हमारा रोल ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द एबिलिटी टू क्रिएट एंड बिल्ड समथिंग फ्रॉम प्रैक्टिकली nothing. Fundamentally it is a creative action manifested by the initially and building an enterprise and organization। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो रोल ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन है, इसका रोल क्या है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, जिसकी वजह से वो अपना खुद का एक एंटरप्राइज बिल्ड करते हैं, उस पर काम करते हैं। उनसे इनिशियली उनको बहुत काम करना पड़ता है, लेकिन वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। फिर उसके बाद उनको उन चीज़ों पे काम करने के बाद कस्टमर से वो अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। देयर इज़ अ पॉपुलर नोशन ऑफ क्रिएटिविटी इज मिस्टीरियस प्रोसेस ऑफ परफॉर्म by gifted brilliant mind, it is a largely product and sweetie trial and error. To be a creative person must work hard and generate multiple solution. Creativity is a prerequisite and innovation it can be developed in many individuals, especially when it is concerned with the excellence। मतलब कि इन्होंने क्रिएटिविटी और इनोवेशन का थोड़ा डीप मीनिंग दे रखा है कि क्यों ज़रूरी होता है, किस लिए ज़रूरी होता है, इन चीज़ों से क्या क्या बेनिफिट होता है, इन चीज़ों के बारे में बता रखा है। अब हम पढ़ते हैं स्टेजेस इन क्रिएटिविटी। स्टेजेस क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू द स्क्यूम्टर, मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द स्क्यूम्टर, एंटरप्रेन्योर नीड्स आइडिया टू परस्यू दैट आइडिया हार्डली मटेरियलाइज एक्सीडेंटली। मतलब कि एंटरप्रेन्योर्स के पास उनके पास एक आइडिया होना चाहिए ताकि वो इन चीज़ों पे काम कर सके। हाँ, तो मुझे ये प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है। तो एंटरप्रेन्योर्स के पास आइडियाज़ होना चाहिए ताकि वो उसको आने वाले टाइम में परस्यू कर सके, हार्डली काम कर सके। और आइडिया नॉर्मली पास थ्रू अ लॉन्ग इवेलुएटनरी प्रोसेस, मतलब जो उनके आइडिया होते हैं ये बहुत लॉन्ग टाइम लेते हैं प्रोसेस करने में। इन वर्ड्स, आइडिया इन्वॉल्व्स थ्रू अ क्रिएटिव प्रोसेस वेयर बाय पर्सन इमेजिनेशन एंड जर्मिनेशन आइडियाज नेचरस दैम एंड डेवलप दैम सक्सेसफुली। मतलब कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने आइडियाज़ को इमेजिनेशन में करते हैं, फिर उसके बाद जो भी वो इमेजिन करते हैं कि वो किस तरीके से उनका जो प्लान एग्जीक्यूट किया जा सकता है, फिर उसको एक्शन में लाया जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ स्टेजेस दे रखे हैं क्रिएटिविटी के प्रोसेस के लिए। तो पहले क्या होता है? आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन बहुत ज़रूरी होता है कि आइडिया जनरेशन होता है जब भी, तो वो किसी ना किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बनाया जाता है, जो भी आइडिया बनाया जाता है। फिर प्रिपरेशन किया जाता है कि जितने भी उन्होंने आइडिया बनाए हैं उनमें से उनका प्रिपरेशन किया जा सकता है ताकि उनकी टेस्टिंग हो सके, उनको और अच्छी तरीके से बनाया जा सके ताकि वो आने वाले टाइम में भी उनका जो आइडिया है वो सक्सेसफुली काम कर सके। फिर जैसे यहाँ पे दे रखे हैं इंक्यूबेशन मतलब क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए जाते हैं जो भी उन्होंने प्रिपरेशन किया है, रिसर्च किया है।
ठीक है। फिर इसके बाद होता है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब है किस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। फिर होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है, जब हम टेस्ट करते हैं आइडिया का कि वो उस चीज़ों पे जिन चीज़ों जिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमने उस आइडिया को जनरेट किया है, क्या वो उसको टेस्ट करके उन चीज़ों को कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब हम इसको इंडिविजुअली पढ़ेंगे। द क्रिएटिव प्रोसेस में पहले क्या होता है, आइडिया germination. Germination stage is the sowing the stage of a process. History reveals that most creative idea can be tracked as an individual's interest and curiosity about specific problem and area of inquiry. मतलब कि जो भी पर्सन एक नया आइडिया लाता है वो अपनी क्रिएटिविटी और अपनी क्यूरियोसिटी, अपने इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी के हिसाब से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एरिया ऑफ इंक्वायरी को सॉल्व करता है, जिससे आइडिया जर्मिनेशन होता है। सेकेंड होता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या होता है, क्यूरियोसिटी होती है जिसमें फोकस्ड आइडिया किया जाता है। जो भी फोकस्ड आइडिया उस पर्सन ने बनाया है अपनी क्यूरियोसिटी के थ्रू, क्रिएटिव पर्सन विल मेक थ्रू अ सर्च ऑफ अप्रोप्रिएट आंसर। जो भी क्रिएटिव पर्सन होगा या क्रिएटिव पर्सन होगा, जो भी उसने आइडिया सर्च किया है उसके लिए सही आंसर देखेगा, रिसर्च करेगा चीज़ों पे कि वो किन किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, द प्रॉब्लम दैट टू बी सॉल्व्ड। ठीक है। फिर उसके बाद है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन के बारे में क्या है, क्रिएटिव पीपल एंड पीपल विल विजन ऑफ्टन कॉन्सेंट्रेट इनिशियली एन आइडिया, बट इन द मोस्ट केसेस द सिंपली अलाउज आइडिया टाइम टू ग्रो विदाउट इंटरनेशनल एफर्ट। मतलब कि ये बोल रहा है कि जब भी कोई क्रिएटिव पीपल अपना आइडिया देता है तो वो सिंपली उन आइडियाज़ पे काम करता है जिनको विद इन द टाइम ग्रो मिल सके, इंटरनेशनल एफर्ट्स की उन्हें ज़रूरत ना पड़े। मोस्ट आइडिया इन्वॉल्व्स इन द माइंड ऑफ पीपल विद द इमेजिनेशन। ज़्यादातर आइडिया जो होते हैं पीपल के माइंड में आते हैं वो जो इमेजिनेशन करते हैं, फोरसाइट करते हैं, वाइल दे गो विद अबाउट द एक्टिविटी, जब वो कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं। द आइडिया वंस सोन एंड गिवन सबसिस्टेंस थ्रू आउट द प्रिपरेशन पुट इन टू द बैक बर्नर। दिस मीन्स दैट सबकॉन्शियसली माइंड इज गिवन even time stimulate information collected from the diverse sources। मतलब कि illumination stage is the mulling it's over while the subconscious intelligent control over the creative process। There is no doubt crucial aspect is creativity because the imaginative people search an aesthetically solution and in context may be referred with the art of synthetic, which means a joining together different and अनरिवील्ड आइडियाज़। मतलब कि इल्यूमिनेशन में क्या होता है, वो अपने अपने जो भी आइडियाज़ उन्होंने देखे हैं उनके ऊपर सर्च करते हैं और डेवलप करते हैं अपने आइडियाज़ को, ताकि वो आने वाले टाइम में भी उनके जो प्रॉब्लम्स है मिलकर आने वाले जो भी फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो उनको सॉल्व कर सके। ठीक है। फिर इसके बाद होता है हमारे इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन अकर्स व्हेन अ सर्टेन आइडिया resurfaces a realistic creation। Most creative people normally pass through a numerous cycle of preparation and incubation, searching for the full meaning of idea. When the cycle of creative behavior fails to result in a catalytic event, in cycle of repeated unit and idea takes shape and disappear. This stage is most crucial for the entrepreneurs because idea by themselves carry little practice and living in the world of illusion from the creative people who finds the way of creative value। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी इल्यूमिनेशन प्रोसेस होता है सबसे क्रूशियल स्टेज होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को इमेजिनेशन में लाना, किसी भी चीज़ को इमेजिनेट करना अपने माइंड में बहुत ईजी होता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना रियल लाइफ में लाना ये बहुत मुश्किल होता है। फिर इसके बाद आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, जो भी हमने आइडिया बनाया है उसकी टेस्टिंग कर सके। एन आइडिया illuminated in the mind of individual still has little meaning until verified and realistic। मतलब कि जो भी हमने आइडिया अपने दिमाग में इमेजिन किया है वो तब मीनिंगफुल होगा जब हम उसको वेरीफाई कर सके रियल लाइफ में। ठीक है। द सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एफर्ट्स लाइज ऑन द फैक्ट दैट एसेंशियल ट्रांसलेट इल्यूमिनेटेड इनटू अ वेरीफाइड। मतलब कि जो भी उन्होंने उसका जो एसेंशियल पार्ट तब होता है जब उनके जो माइंड में इल्यूमिनेटेड होता है वो वेरीफाई हो जाता है रियलिस्टिक वर्ल्ड में। यूजफुल इन द फैक्ट वेरिफिकेशन रेफर्स टू अ डेवलपमेंट स्टेज ऑफ refining the knowledge and application। During this stage many ideas will be rejected and they do not appear fruit bearing and have practice relevance। It is found that good idea has already been developed or
एंगर एंटरप्रेन्योर फाइंड्स दैट कंपटीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मार्केट। जब भी कोई एक अच्छा आइडिया किसी के दिमाग में आता है तो उसमें क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर देखते हैं कि उसी चीज़ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी मार्केट में कोई कंपटीशन ज़्यादा है, तो उनकी वजह से जो उनका दिया गया आइडिया वो कभी कभी फेल भी हो जाता है। लेकिन जब उनका एक आइडिया बहुत ही यूनिक निकल कर आता है तो कंपटीशन में सबसे आगे उनका आइडिया होता है, जिसकी वजह से बिजनेस भी ग्रो करता है। फिर इन्होंने बता रखा है इनोवेशन एंड इन्वेंटेशन। अभी हमने क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ा था और क्रिएटिविटी के स्टेज पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे इनोवेशन एंड इन्वेंटेशन के बारे में। इनोवेशन इम्प्लाइज डूइंग न्यू थिंग्स। इनोवेशन का मतलब होता है कि जब हम कोई नई नई चीज़ें करते हैं, डूइंग थिंग्स आर दैट ऑलरेडी बीइंग डन इन न्यू वेज। जो भी चीज़ होती है, जो चीज़ हो रखी है, उन चीज़ों को न्यू चीज़ों से करना ही इनोवेशन बोलते हैं। इनका क्या है, इंट्रोड्यूसिंग न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जब भी हम कोई न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बिजनेस लाइन में, लेकिन हम न्यू बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को करेंगे तो उसी को हम इनोवेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दे रखा है इंट्रोडक्शन टू अ न्यू प्रोडक्ट विच हैज़ कंज्यूमर आर नॉट फैमिलियर, इंट्रोड्यूस अ न्यू क्वालिटी इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें हम कंज्यूमर्स को न्यू क्वालिटी दें, न्यू प्रोडक्ट दें, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स ने उनसे फैमिलियर नहीं हुए, जिन्होंने कंज्यूमर्स ने उन चीज़ों को यूज़ नहीं किया, उसको क्या बोलते हैं हम, इनोवेशन। लोकेटिंग अ न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल सेमी फिनिश्ड रॉ मटेरियल प्रोडक्ट विच एक्सप्लॉयट द अर्लियर। मतलब कि सेमी फिनिश्ड रॉ मटेरियल है जो ख़राब हो गए थे पहले ही, उसको न्यू सोर्स में लाना। जैसे कि बहुत से ऐसे रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है जो ख़राब हो जाता है, फिर उन ख़राब कच्चे मालों का यूज़ करके एक ऐसी चीज़ बना देना जो यूज़फुल है, उसको ये क्या बोलते हैं हम, इनोवेशन। ओपनिंग अ न्यू मार्केट एक्सप्लोरेटरी वेयर द कंपनी प्रोडक्ट्स वर नॉट सोल्ड अर्लियर। एक ऐसी मार्केट बनाना जहाँ पे पहले तो प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाते थे, लेकिन हमने जब से न्यू मार्केट बनाई है वहाँ पे प्रोडक्ट सेल हो पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, इनोवेशन। नेक्स्ट है डेवलपिंग अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कि एक नया कॉम्बिनेशन बनाना है जहाँ पे हम प्रोडक्शन कर सकें। फिर आता है हमारा सोर्स ऑफ इनोवेशन। सोर्स ऑफ इनोवेशन का मतलब है कि इनोवेटिव आइडिया, नई नई चीज़ें हम कहाँ से कर सकते हैं, क्या सोर्सेज हैं उनके। तो पहला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे तब हम इनोवेशन कर सकेंगे। साइंटिफिक डिस्कवरी, जो भी इनोवेशन ऑफ्टन इमर्ज साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू। इन्वेस्टमेंट इन R&D एक्टिविटी लीड्स टू अ डेवलपमेंट इन अ न्यू प्रोडक्ट प्रोसेशन और सर्विसेज। मतलब कि जो ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्चेज हो रखे हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे, उन चीज़ों को पढ़कर, उन चीज़ों पे रिसर्च कर हम सोर्स ऑफ इनोवेशन का यूज़ कर सकते हैं। मार्केट नीड्स एंड कस्टमर फीडबैक, जो भी कस्टमर फीडबैक देता है कि हाँ हमें इन जगहों पे प्रॉब्लम फेस करने को मिली है, तो बिजनेस आइडियाज़ में हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को सुनते हैं कि उनको कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और उनको सोल्यूशन देते हैं, या जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं उनको ओवरकम करते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन, एडवांस इन टेक्नोलॉजी, जो भी हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी है उनका यूज़ करते हैं, टूल सॉफ्टवेयर, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जो अब न्यू मॉडर्न हो चुकी है, उन चीज़ों का यूज़ करना। कॉम्पिटिटर एनालिसिस, बेंचमार्किंग, मेंटोरिंग एंड एनालाइजिंग कॉम्पिटिटर्स। मतलब कि कॉम्पिटिटर्स को देखना समझना कि वो किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं और उनसे अच्छी चीज़ें बना देना ताकि जो भी कस्टमर्स हैं हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। क्रॉस इंडस्ट्री इन इंस्पिरेशन, अडेप्टेशन ऑफ आइडिया। इसमें क्या होता है कि हम अपनी ही विद इन द इंडस्ट्री, जब हम अपने एम्प्लॉय से बात करते हैं, उनकी प्रैक्टिस और आइडियाज़ उसको लेते हैं और फिर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग, मतलब कि कोलैबोरेशन मतलब मेलजोल रखना, पार्टनरशिप एंड अलाइसेंस के बारे में बात कर रहा है। जब हम अगर एक पर्सन अपने आइडिया के ऊपर बात करता है तो उनको, हर एक इंसान को अपना आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन जब वो पार्टनरशिप में आते हैं तो दूसरे उनके आइडियाज़ के प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं, जिसको वो फिर अच्छे से, जो भी वो फेलियर हो जाते हैं तो फिर उन चीज़ों से सीखते हैं और उनको और इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय क्रिएटिविटी एंड आइडिया, इंटरनल ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब कि जो बहुत से एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी में काम करते हैं जिनके आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं, उनके आइडियाज़ पे काम करना ताकि उनके कल्चरल इनोवेशन में भी यूज़ कर सके। ऑर्गेनाइजेशन कैन लीड टू अ क्रिएटिव आइडिया, क्या पता उनको एक क्रिएटिव आइडिया मिल जाए जिनकी वजह से बिजनेस आगे जा सके। रेगुलेटरी चेंज एंड कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कि जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है कंपनी को उसी के हिसाब से
फ्लो के हिसाब से चलते रहना चाहिए और अपने इनोवेशन में थोड़े बहुत चेंजेस करते रहना चाहिए, ताकि उनकी जो कंपनी है आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करें। फिर उसके बाद है एक्सटर्नल क्राउड सोर्सिंग एंड ओपन इनोवेशन। एक्सटर्नल इनपुट्स मतलब कि जो भी हमारे बाहरी दुनिया है, बिजनेस से बाहरी दुनिया है, जहाँ पे ट्रेंड चल रहा है, फ्लो चल रहा है, जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, क्रिएटिव चीज़ें आ रही हैं, उन चीज़ों को पढ़ना, देखना, समझना, ताकि हम अपनी कंपनी में भी या फिर अपने भी ऑर्गेनाइजेशन में उन चीज़ों का यूज़ कर सकें। वेंचर कैपिटल एंड स्टार्टअप्स इकोसिस्टम मतलब कि जो भी हमारी कंपनी है, यहाँ पे दे रखा है इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स। जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने स्टार्टअप में या वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंटरेक्शन विद द स्टार्टअप कैन इंट्रोड्यूस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी डिस्ट्रीब्यूटरी टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस मॉडल सिमुलेटेडली इनोवेशन। मतलब कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट और कैपिटल ही ऐसी दो चीज़ें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है कभी कभार। तो इन चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आ रहा है हमारे चैलेंजेस इन मैनेजिंग इनोवेशन। हमें किस किस तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है जब हम इनोवेशन के ऊपर काम करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि जब भी कोई एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस एंटरप्राइजेस खोलता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन खोलता है तो अनसर्टेन होते हैं, क्योंकि वो अपना कैपिटल लगाते हैं अपने बिजनेस स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में अपना कैपिटल लगाते हैं और उनको नहीं पता होता कि आने वाले फ्यूचर में उनका बिजनेस ग्रो करेगा या नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो अनसर्टेनिटी में अपना रिस्क लेते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में बिजनेस अगर लॉस करता है तब भी वो एंटरप्रेन्योर को ही डिजर्विंग होता है। कल्चरल रेजिस्टेंस, organizational resistance to change within the existing organizational culture can implement innovation efforts. Employee and stakeholders may be hesitated to adopt new practice and इम्प्लीमेंटेशन टू दी इनोवेशन आइडिया। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि कल्चर भी प्रॉब्लम बन जाता है जब भी हम कोई भी नया इनोवेशन करते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि अगर हम कोई टेक्नोलॉजी में चेंज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई पुरानी मशीन थी और सारे एम्प्लॉयज़ उसी मशीन का यूज़ करते थे, लेकिन अगर हम कोई मॉडर्न मशीन लाते हैं अपनी कंपनी में तो एम्प्लॉयज़ डरेंगे उस मशीन को यूज़ करने से, क्योंकि उन्होंने कभी उस तरीके की मशीन यूज़ ही नहीं की है। रिसोर्सेज एलोकेशन, मतलब कि बजट के हिसाब से हमें रिसोर्सेज को यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है और हमारे पास रिसोर्सेज भी कम है। फिर शॉर्ट टर्म फोकसेस, कई बार ऐसा होता है कि बिजनेसेस जो होते हैं सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं और शॉर्ट टर्म की वजह से काम करने की वजह से उनका कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं होता, स्ट्रैटेजी नहीं होती है, फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं होते हैं, तो उनके जो बिजनेस है बहुत ही जल्दी ठप भी पड़ जाते हैं। लैक ऑफ क्लियरिटी इन गोल, कई बार ऐसा होता है कि उनके गोल में ही क्लैरिटी नहीं है। अगर उनके गोल्स फिक्स नहीं है, क्लियर नहीं है, तो वो अपने आने वाले टाइम में मतलब लॉन्ग टर्म के लिए वो काम नहीं कर पाएंगे, शॉर्ट टर्म में ही उनका बिजनेस ठप पड़ जाएगा। फिर इसके बाद है फेलियर, फियर ऑफ फेलियर भी होता है कई बार, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेसेस में फेलियर ही होता है। और हमने कई बार ये लाइन भी पढ़ी है, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर रिस्क भी बहुत ज़्यादा लेंगे तो उतना अगर वो बिज़नेस काम नहीं किया तो लॉस भी उतना ही ज़्यादा होता है। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, कई बार ऐसा होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बंगाली से आ रहे हैं कुछ लोग, पहाड़ी से आ रहे हैं, कुछ बिहार से आ रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी अपनी फील्ड में तो अच्छे हैं लेकिन उनके कम्युनिकेशन बैरियर वहाँ पे पड़ जाता है कि उनको कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं एक दूसरे से। फिर उसके बाद दे रखा है हमें टैलेंट मैनेजमेंट की, जो भी हमारे स्किल और एक्सपर्टीज़ होने चाहिए एक एम्प्लॉयज़ के अंदर। कभी कभार कंपनीज़ को वो एम्प्लॉयज़ नहीं मिल पाते हैं जो ओवर टाइम वर्क कर सके, और जो उनके पास वो पर्टिकुलर स्किल्स होने चाहिए जो जिस काम में वो पर्टिकुलर फील्ड के लिए वो चूज़ किए गए हैं, सेलेक्ट किए गए हैं। पर कभी कभार ऐसा होता है कि वो लेबर में वो क्वालिटी नहीं होती है। मार्केट एंड कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, इन्होंने बता रखे है कि कई बार हम मार्केट के ट्रेंड्स को नहीं पढ़ पाते हैं। जो भी मार्केट में जो भी ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से हम कपड़े, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, किसी कपड़े का ट्रेंड चल रहा है, अगर हम उसके हिसाब से कपड़े नहीं बेचेंगे तो हमारे कपड़े नहीं बिकेंगे, क्योंकि उस टाइम पे उन चीज़ों का ट्रेंड है ही नहीं। क्योंकि लोग बोलते हैं जोन सा फैशन चल रहा है उस चीज़ में ही हमें कपड़े बेचने चाहिए, क्योंकि लोग उस टाइम पे उस सीजनली फैशन सेंस का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आ रहा है हमारे नेविगेशन एंड रेगुलेशन। इनोवेशन में भी फेस रेगुलेटरी हैंडल इंश्योरिंग कंप्लायंस, चैलेंजिंग नेविगेशन, लीगल रेगुलेटरी इन्वायरमेंटल क्रूशियल अवॉइड सेटबैक्स। मतलब कि कभी कभार ऐसा होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जब कंपनी में लोग काम करते हैं तो वैल्यू ऑफ क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन,
कंटिन्यूसली इम्प्लीमेंट, ये सारी चीज़ें छूट जाती है। प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट, कमिटमेंट, लीडरशिप एंड एक्टिविटी इनोवेशन फ्रॉम एम्प्लॉय एट ऑल लेवल्स। कंपनी चाहती है कि वो सारे जो भी जितने भी एम्प्लॉय हैं वो लीडरशिप में काम करें, कोलैबोरेशन मतलब एक साथ काम करें, क्रिएटिव आइडिया दें, कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूवमेंट लाए अपने अंदर। लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से हमारा जो यूनिट नंबर 3 है ये भी अब कंप्लीट हो चुका है। हमने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 दोनों कंप्लीट कर लिए हैं, और आज हमने यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम यूनिट नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ गाइड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।